हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज के इस क्लास को सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही शानदार टॉपिक जो कि हमारे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के लेसन 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारे चैप्टर का नाम है, देखिए, पृष्ठ रसायन, यानी कि इंग्लिश में इसे हम कहेंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो आज की ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो सभी बच्चे क्लास में अंत तक बने रहेंगे। और जो भी बच्चे न्यू होंगे जी, वो चैनल में सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जाकर स्क्रीन पे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो जब भी लॉन्च होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी बच्चों के लिए हम सवाल को रखते जाएंगे और जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न को हम लोगों ने इस वीडियो में रखा है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बाकी चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। आते हैं सीधे अपने क्लास पे, टॉपिक पे। तो आज के क्लास की हमारी पहला प्रश्न है, देखिए, कि वर्ण लेखन का आधार क्या है। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे इस तरह से। पहला प्रश्न हमारा है, वर्ण लेखन का आधार क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, हाइड्रोजन आबंध, और चौथा नंबर ऑप्शन हमारा है तलचटीकरण। ठीक है, तो चलिए जवाब दीजिए सभी बच्चे, इसका क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, कुछ समय आप लोगों के पास है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अभी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम टिक करवाते हुए चलेंगे पूरे टॉपिक में, और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को जो है कवर करने वाले हैं पूरे वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला क्या था सवाल, वर्ण लेखन का आधार क्या है। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर, रासायनिक अधिशोषण। यानी वर्ण लेखन का आधार केमिस्ट्री में रासायनिक अधिशोषण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा अच्छे से। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में, यानी इन चारों जो लिखा हुआ है इनमें हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन सा है। इसी चारों में आपको चुनना है कि कौन जो है वो हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। ऑप्शन हमारे सामने ए नंबर स्टार्च है, ऑप्शन बी हमारा जिलेटिन है, ऑप्शन सी हमारा गोंद है, और ऑप्शन डी सल्फर है। ठीक है, तो इन्हीं चारों में बताना है कि कौन जो है हाइड्रोफोबिक कोलाइड होगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए, तो हम लोग जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गोंद को टिक कर रहे हैं, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि उनका आंसर गलत है जी। इनका ये इसका राइट आंसर होगा सल्फर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टिक कर लीजिएगा सारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफोबिक कोलाइड क्या होगा, सल्फर उसका एक एग्जाम्पल होगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उनको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल है हमारा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, किसमें सबसे कम होती है। ऑप्शन हमारे हैं जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, ऑप्शन सी हमारा है गोंद में, और ऑप्शन डी हमारा है स्टार्च में। ठीक है, चलिए रुकते हैं थोड़ा सा, आप लोग जवाब दीजिए इसका, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होती है। बहुत ही अच्छे, आज बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्लास में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे। चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होती है जी। ऑप्शन नंबर ए, जिनको भी लग रहा है ये सही है, जिलेटिन में। ठीक है, ये नंबर टिक करिएगा, इसको अच्छे से याद करते जाइएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को नहीं भी मालूम है आंसर, वो बस याद करते जाइएगा और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। काफ़ी कम फी में हमारी टीम जो है ड्रीम क्लासेस 10th 12th की दोनों की नोट्स प्रोवाइड कर रही है इस बार बोर्ड एग्जाम की। तो जिन बच्चों को नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, गैसिंग क्वेश्चन वगैरह, वो लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चौथे नंबर की ओर। ठीक है, ये देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, रासायनिक अधिशोषण में किनकी परतें होती है, कितनी परतें होती है, सॉरी, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। ऑप्शन हमारे सामने एक होती है, दो होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक दो से भी ज्यादा होती है, और ऑप्शन डी हमारा शून्य होती है। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। चलिए
क्या होना चाहिए इसका जवाब? बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो एक परतें होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर की ओर। चलिए, 5वां सवाल हमारा है कि विसमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? ठीक है, विसमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? ऑप्शन हमारे सामने है अधिशोषण, अवशोषण, प्रसरण और ऑक्लूशन। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न हमारा क्या था जी? विसमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? अधिशोषण होती है, अवशोषण होती है, प्रसरण होती है और ऑक्लूशन होती है। ठीक है, जवाब दीजिए, इसका भी अच्छा प्रश्न है ये। सही जवाब हम लोग जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, टिक कर लीजिएगा सारे बच्चे, अधिशोषण इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर की ओर। 6ठा नंबर भी काफी अच्छा और छोटा सा प्रश्न है कि एल्यूम शुद्धिकृत करता है कीचड़ युक्त जल को किस विधि द्वारा? ठीक है, ये आगे आपको पूछ सकता था, तो ऑप्शन हमारे सामने है डायलिसिस द्वारा, अधिशोषण द्वारा, कोइगुलेशन द्वारा या वास्तविक विलयन बनाकर। चार ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। एल्यूम शुद्धिकृत करता है कीचड़ युक्त जल को किस प्रकार से? डायलिसिस द्वारा, कोइगुलेशन द्वारा, अधिशोषण द्वारा या वास्तविक विलयन बनाकर। चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा 6ठे नंबर का जवाब? ठीक है, चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन बच्चों को पता था वो बहुत अच्छा है, और नहीं पता था तो वो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते 7वें नंबर पे। काफी अच्छा प्रश्न है जी, इसको भी लगवा दिया हमने, तो इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। 7वां नंबर प्रश्न है कि किसी विलयन के 200 ml में 2G यानी 2 ग्राम NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता का फॉर्मूला यूज करिएगा और इसको बनाइए सारे बच्चे। ठीक है, और उसके बाद जवाब दीजिए। 1 मिनट आपके पास समय है। क्या होगा जवाब इसका? चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। काफी इजी प्रश्न है जी। ठीक है, बस बटे करके भाग दे देना है। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलेशन में, वो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और अगर इसकी आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी सादिया मैम वाली, तो वो जाकर चैनल पर देख लीजिए, आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर टेस्ट के रूप में एक ये हमारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो उतना समय नहीं देंगे कि एक एक का हल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और जवाब दीजिएगा सारे बच्चे। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल कौन सा है? इन चारों में बताना है सबसे प्रबल लिविश अम्ल। ऑप्शन हमारा है BF3 है, BCl3 है, BBr3 है या BI3 है। जवाब दीजिए सारे बच्चे 8वें नंबर का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जिन जिन प्रश्नों में आप लोगों ने VVI करवाया वो काफी इंपॉर्टेंट है जी, इस बार इग्नोर करके नहीं जाइएगा एग्जाम में। चलिए 8वां नंबर का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, BI3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वें की ओर बात करते हैं, और 9वां देखिए VVI करवाया गया है। काफी अच्छा प्रश्न है कि दूध एक उदाहरण है। एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न कि दूध एक कैसा उदाहरण है? जेल का उदाहरण है, शॉल का उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है या पायस का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा सवाल, और हर बार एग्जाम में पूछने वाला सवाल। छोटा है लेकिन खतरनाक है जी। ठीक है, दूध एक उदाहरण है किसका? जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल ही सही है, याद कर कर जाइएगा इस बार एग्जाम में। दूध जो होता है वो पायस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए 10वें नंबर को पढ़ लेते हैं। 10वां नंबर कह रहा है, तेल को वसा में बदलने हेतु, मतलब बदलने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक, मतलब प्रयोग में लाया गया उत्प्रेरक कौन सा होता है? ऑप्शन हमारे सामने है PbO2 होता है, MnO2 होता है, Ni होता है या CrO2 होता है। जवाब दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है ये 10वां नंबर। चलिए बहुत ही अच्छे आंसर इसका दे रहे हैं सारे बच्चे। इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्या होगा जवाब? तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक Ni होता है।
11वां नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे प्रश्नों में से एक है ये देखिए, विवेक करवाया गया हमारी टीम द्वारा कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इतना बार पूछा है कि बता नहीं सकते आप लोगों को, ठीक है। हर बार साल 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है। 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है ये, और 10.2 लीटर और 22.8 लीटर, ठीक है। जवाब दीजिए सारे बच्चे। 11वां का आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, 22.4 लीटर, ठीक है, इसका होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। चलिए जवाब दीजिए इसका जी। बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि P2O5 है एक, क्या है? 12वें नंबर का ऑप्शन देखिए, अधिशोषक है, अवशोषक है, अवकारक है या रंग विनाशक है। काफी अच्छा प्रश्न है और काफी छोटा सा प्रश्न है कि P2O5 क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए जवाब दीजिए इसका। थोड़ा स्पीड में अब चलेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करिएगा आप लोग जवाब देने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न अभी आगे देखने को मिलेंगे आपको, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। अगला सवाल हमारा, ताज़े अपक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है किस विधि द्वारा? देखिए, कोगुलेशन द्वारा, पेप्टिलाइजेशन द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा या नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, काफी अच्छा सवाल है। ताजे अवक्षेप को कोलाइड में कैसे हम बदल सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, पेप्टिलाइजेशन द्वारा इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 14वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है, ठीक है। आंत होता है, अमाशय होता है, जीव का लार होता है, अग्नाशय होता है। काफी इजी और समझने वाला प्रश्न है। जो बच्चे इस प्रश्न को समझ गए होंगे वो इनका जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत हम लोग जानते हैं सभी कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा जी? एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव का लार टाइलिन नामक एंजाइम का एक स्रोत, स्रोत मतलब वो कहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए एकदम इजी था और जवाब भी हमारा इजी आया, बहुत ज्यादा बच्चों ने इसका जवाब सही दिया। 15वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए CO का, ऑप्शन नंबर बी NH3 का, ऑप्शन नंबर सी NCl3 का और ऑप्शन डी H2 का, ठीक है। जवाब दीजिए इसका क्या होना चाहिए जवाब? बहुत ही अच्छा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका जवाब दीजिए जी, काफी अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए होगा जी, जिन जिन बच्चों ने टिक किया बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छे से याद कर कर जाइएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते 16वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 16वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि शीत कक्ष में प्रक्रम प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? शीत कक्ष में ऑप्शन हमारा है N2O होता है, MnO2 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या HNO3 होता है। जवाब दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, N2O होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। 17वां नंबर, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी बच्चे को। 17वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है किस प्रकार के ताप पर? कक्ष ताप पर, उच्च ताप पर, किसी भी ताप पर या अति निम्न ताप पर, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, VVI कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा जी, कक्ष ताप पर, कक्षीय ताप पर जो होता है वो भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। चलिए 18वां सवाल देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, ठीक है। बहुत ही इजी और अच्छा सा सवाल है। अधिशोषण द्वारा,
इमल्सीकरण द्वारा, स्कंदन द्वारा या नन। नन का मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? 18वां नंबर सवाल। जवाब दीजिए सारे बच्चे, काफी अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा जी, चलिए जान लेते हैं इसका जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। ठीक है, राजीव कुमार का सही आ रहा है जवाब। चलिए 19वां सवाल हमारा देखिए, कोलाइडी शॉल किसमें होता है? कैसा शॉल होता है? ठीक है, किस प्रकार का? वास्तविक विलयन होता है, निलंबन का उदाहरण है, विसमांगी शॉल का एग्जाम्पल है ये, या समांगी शॉल का एग्जाम्पल है? कोलाइडी शॉल किसका एग्जाम्पल है? 19वां नंबर, जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 20वें नंबर की ओर। 20वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से धनावेशित शॉल का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से धनावेशित शॉल का एग्जाम्पल कौन है? स्वर्ण है यानी सोना है, जिलेटिन है, FeOH का होल 3 है, या AS2S3 है? ठीक है, जवाब दीजिए, निम्न में से धनावेशित शॉल का एग्जाम्पल कौन सा होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन बच्चों को लग रहा है जिलेटिन, वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं इस सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए अच्छे से टिक कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? चलिए इसका जवाब दीजिए जी। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुम होगा, धूम्र होगा, केक, संश्लेषित जेम, या प्यूमिस पत्थर। ठीक है, सवाल हमारा था निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन सा है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही अल्टर सवाल है, थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संश्लेषित जेम जो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 22वां नंबर है। x/m तथा p के मध्य वक्र क्या कहलाते हैं? अधिशोषण समतापी वक्र कहलाते हैं, अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाते हैं, या भौतिक अधिशोषण वक्र कहलाते हैं, या परासरणी वक्र कहलाते हैं? जवाब दीजिए 22वें नंबर सवाल का। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन बच्चों को लग रहा है वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 23वें सवाल की ओर। 23वां हमारा कह रहा है कि उत्प्रेरण की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था? उत्प्रेरक की व्याख्या, सॉरी उत्प्रेरण नहीं जी, उत्प्रेरक। सवाल है उत्प्रेरक की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले करा था या किया था? सीले ने, प्रिस्टले ने, लेवोजियर ने, बर्जीलियस ने? ठीक है, जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने टिक किया बिल्कुल ही सही है, बर्जीलियस ने। क्योंकि यहां पर देखिए रसायन विज्ञान के पिता शायद लेवोजियर कहलाते हैं, और ये देखिए प्रिस्टले जो थे वो ऑक्सीजन गैस की खोज किए थे। सीले के बारे में उतना नहीं डिस्कशन करेंगे, ज्यादा मेन टॉपिक है बर्जीलियस जो कि उत्प्रेरक की व्याख्या किए थे। ठीक है, चलिए 24वें सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियण, कोलाइड कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, या नन ऑफ दिस? ठीक है, जवाब दीजिए 24वें नंबर का, अपमार्जक को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन बच्चों को लग रहा है बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं वो। ठीक है, अपमार्जक को पृष्ठ सक्रियण भी कहा जाता है। 25वां नंबर सवाल देखिए हमारा है, द्रव स्नेही कोलाइड अस्थाई होने के क्या कारण होते हैं? कणों पर आवेश होता है, कणों का वृहत आकार के कारण, या कणों का लघु आकार होने के कारण, या कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत होने के कारण? बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, तो जवाब दीजिए इसका। द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होने का क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन बच्चों ने टिक नहीं करा है वो कर लीजिए जी, और अच्छे से पढ़ लीजिए। कणों पर आवेश के कारण द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी हो जाता है। और चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 26वें नंबर की ओर। ये देखिए, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? ठीक है, आरोपित विद्युत क्षेत्र में पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा अपोहन कहलाती है, वैद्युत कण संचालन कहलाती है, ऑप्शन सी हमारा वैद्युत अपोहन कहलाती है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं इसका।
इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा जी, बी होगा, सॉरी। तो जिन जिन बच्चों ने वैद्युत कण संचालन को टिक करा है उनका जवाब सही है कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचालन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये देखिए 27वां प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी बच्चे को कि ताजा बना अवक्षेप किसके द्वारा कमी कमी कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी, सॉरी प्रश्न हमारा है, ये देखिए कमी जैसा लग रहा था कि ताजा बना अवक्षेप किसके द्वारा कभी कभी कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ था वहां पे, तो सवाल को अब अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर कभी कभी होगा ये। इसका देखिए ऑप्शन है स्कंदन, वैद्युत अपघटन, विसरण या पेप्टन। जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब क्या होगा जी 27वें नंबर का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा बच्चे जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही है जी, जिन बच्चों ने टिक करा है पेप्टन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर की ओर। 28वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, ये देखिए शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, शोषण जो ये शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अवशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए, ए प्लस बी, कहने का मतलब अवशोषण और अधिशोषण दोनों के लिए, और ऑप्शन डी हमारा है बी शोषण के लिए। ठीक है, तो जवाब दीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है कि शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 28वां नंबर सवाल ऑप्शन सी होगा जी। ठीक है, जिन कुछ बच्चों को अवशोषण भी लग रहा होगा और कुछ बच्चों को अधिशोषण भी लग रहा होगा, लेकिन इसका जवाब जो है वो ऑप्शन सी होगा, यानी अवशोषण और अधिशोषण दोनों इसका जवाब होगा। ठीक है, कि प्रश्न था कि शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अवशोषण और अधिशोषण दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 29वां नंबर और बेहतरीन प्रश्नों में से एक आज का ये हमारा आ गया। देखिए कह रहा है अधिशोषण के प्रक्रम में साम्यावस्था पर क्या होता है। ये देखिए डेल्टा एच 0 से अधिक होता है, डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस होता है, या देखिए टी डेल्टा एस जो होता है वो, ये देखिए डेल्टा एच जो होता है टी डेल्टा एस से बड़ा होता है, मतलब ये छोटा होता है, और डेल्टा एच जो होता है इससे बड़ा टी ए एस होता है। ठीक है, चलिए तो जवाब दीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। काफी अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा कि अधिशोषण के प्रक्रम में साम्यावस्था पर क्या होता है। 29वां नंबर सवाल, जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस होता है। आगे बढ़ते हैं 30वें नंबर सवाल की ओर। 30वां कह रहा है, देखिए ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन हमारे सामने है द्रव द्रव, ठोस द्रव, द्रव गैस या गैस गैस। ठीक है, जवाब दीजिए इस 30वें नंबर प्रश्न का। काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा बच्चों का जवाब सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। जिन जिन बच्चों ने टिक किया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही टिक किया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं आज के अगले और इस टॉपिक के 31वें प्रश्न की ओर। अब काफी कम प्रश्न बचा है तो हमारा ये चैप्टर एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करके और अच्छे से नोट बनाकर चले जाइएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे नोट्स को नहीं परचेज करा है उनको ज़्यादा ज़रूरत है अगर नोट्स की, क्लास 10th की, 12th की, बोर्ड एग्जाम की इस बार आने वाली, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, ड्रीम क्लासेस के माध्यम से। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। कह रहा है संपर्क प्रक्रम से H2SO4 के उत्पादन में, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन हमारे सामने V2O3 का, V2O5 का, FeO का या Cu का। जवाब दीजिए, काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है। संपर्क प्रक्रम में H2SO4 के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है।
इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को लग रहा है कि V2O5 होगा इनको बिल्कुल ही सही लग रहा है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा V2O5। याद रखिएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 32वें नंबर पे। 32वां नंबर काफी नॉलेज वाला प्रश्न है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है, कितना आवेश पाया जाता है। ठीक है, हमारे रक्त पर भी आवेश कुछ पाया जाता होगा, तो ऑप्शन हमारा है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या गैस में द्रव। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है जी, जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे ऋणात्मक। माइनस में हमारा जो है वो रक्त पर आवेश पाया जाता है, कैसा, ऋणात्मक आवेश। और आगे बढ़ते 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा ये प्रश्न है कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तब कोलाइड जाना जाता है, किस प्रकार से। ए नंबर हमारा हो जाएगा सॉल्व, ऑप्शन बी हो जाएगा जेल के रूप में, ऑप्शन सी फोम और ऑप्शन डी इमल्सन। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तब कोलाइड किस प्रकार से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हम, इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 33वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को लग रहा है ये बी, उनका बिल्कुल ही सही लग रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक का और इस क्लास की सबसे अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। ठीक है, प्रश्न हमारा दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा। फॉर्मूला लगाइए और इसको बनाइए, 2 मिनट समय है आप लोगों के पास। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के घोल में कितना चीनी है, 34.2 ग्राम। तो घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 0.1, ऑप्शन बी है हमारा 0.5, ऑप्शन सी हमारा है 5.5 और ऑप्शन डी हमारा है सिर्फ 5 यानी 55। चलिए जवाब दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न हमारा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस क्वेश्चन में। तो जिन जिन बच्चों ने इसको टिक करा है ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस आप लोग हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि आपको ये सवाल, आज का ये क्लास कैसा लगा। और जिन बच्चों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी हमारे क्लास से जुड़ सके और उसका ये लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू।